नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो हम इस शो में शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, फोन लाइन के जरिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या करना है और रणनीति भी सुझाएंगे। चलिए अब गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया मौजूद हैं और पैराडाइम कमोडिटीज़ के बीरेन वकील भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में शामिल होंगे सुनील कटके भी, कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी रिटेल बिजनेस। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो अजय आपके पास आना चाहेंगे और इस वक्त जिस तरह से तेज़ी दिख रही है कच्चे तेल में और दिन भर हमारा फोकस उसी पे बना हुआ है, $118 की भी पार अब क्रूड निकल चुका है। क्या लग रहा है आपको और कितनी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ट्रेडर्स को इस तेज़ी में क्या करना चाहिए? क्या ऊपरी स्तरों से हल्का थोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि अब ये लेवल दिख रहा है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड क्रूड का? गुड आफ्टरनून पूजा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें क्रूड एक सेंसिटिव कमोडिटी है। जब भी कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आता है तो क्रूड में हम इम्पैक्ट जल्दी आते हुए देखते हैं और जैसे कि रशिया 10.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन हब रखता है तो कहीं ना कहीं क्रूड पे एक इम्पैक्ट आना था, वो हमने देखा। 118 का लेवल भी ब्रेंट में टेस्ट करते हुए देख लिया है। टाइमिंग वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो 300-400 रुपए की भी अगर दिन में तेजी मंदी हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 8250 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है प्राइजेस 8800 से 9000 तक का भी लेवल दिखा सकता है टेक्निकली। बट ध्यान रखिए, अगर रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी पीस टॉक होती है या रिजर्व्स, यूएस ने जैसे पहले भी कहा कि हम रिजर्व ऑफलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपडेट आता है तो ही मुझे लगता है कि व्यू में चेंज आना चाहिए। अदरवाइज 8800 तक का लेवल दिखा सकता है। ध्यान रखिए 8250 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है ट्रेंड बाय ऑन ड्रॉप ही रहेगा। बट कहीं पे भी अगर पी स्टॉक की बात आती है तो ये ट्रेंड कभी भी रिवर्स कर सकता है। इसलिए ट्रेडर से सलाह है कि कम पोजीशन में काम कीजिए अगर आपको क्रूड में करना है, या ऑप्शन के जरिए भी आप क्रूड में ट्रेड कर सकते हैं। M6 में ऑप्शन और इंडेक्स दोनों अवेलेबल है। पूजा ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं और अगर आपने भी क्रूड में ट्रेड लिया हुआ है तो आप अपने सवाल भी हम तक भेज सकते हैं क्रूड के लिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा नए ट्रिगर्स की बात की जा रही है। एक एक करके हम आपको भी बता देते हैं। यूक्रेन का रास्ता बंद होने से रूस से सप्लाई बाधित हो चुकी है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। ओपेक प्लस ने मौजूदा उत्पादन करार को बरकरार रखा है और अप्रैल में भी सिर्फ 4 लाख बैरल बढ़ाएंगे उत्पादन। इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा सऊदी अप्रैल में दाम रिकॉर्ड स्तर तक लेके जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी हैं जो कि आके क्रूड में तेजी की वजह बन सकते हैं। फिलहाल तो ये माहौल है और जैसा कि हमने आपको लगातार इसमें किस तरह की ट्रेड लेना चाहिए, कैसी रणनीति लेनी चाहिए, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं बेस मेटल्स पर। वहाँ पर किस तरह का अभी रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। मेटल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है हर एक स्पेस में। एल्युमिनियम पर नज़र डालेंगे तो वो 296 के ऊपर है, करीब 3% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है। निकेल 2080 के ऊपर है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर है और वहाँ वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर ही इस वक्त कारोबार कर रहा है। और ऐसे ही कुछ कॉपर और लेड में भी हम देख रहे हैं। जिंक पे भी अच्छी तेज़ी इस वक्त बनी हुई है। बिरेन, आपसे सवाल होगा मेटल्स पर। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं एक शानदार तेज़ी है। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपका व्यू लेना चाहेंगे निकेल और एल्युमिनियम पे, क्योंकि ये यहाँ पर रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर अब दिख रहा है। अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? दोनों ही मेटल रशिया स्पेसिफिक है। ग्लोबल सप्लाई में एल्यूमिनियम में रशिया का शेयर करीबन 6% है। निकल में पूरे विश्व का 7% निकल रशिया प्रोड्यूस करता है। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका प्रॉब्लम ये भी है कि यूरोप में पावर प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए वहाँ डिसरप्शन थोड़ा सीरियस है। ऑल टाइम हाई हो चुका है, जबकि निकल अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी नीचा है, जिसका ऑल टाइम हाई $52,000 था और अभी वो 27,000 पे है।
फिर भी इस तरह से मैं ऐसा मानूंगा सिटिंग ऑन कैश इज बेस्ट स्ट्रेटेजी एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी बनी है। अगर इसमें वॉर टेंशन डिफ्यूज हो जाए, मीन्स कोई पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाए, तो डिसेंट मीनिंगफुल करेक्शन भी आ सकता है। और वॉर एस्केलेट होवे अगर नए स्टेज में, तो तेजी आगे भी जा सकती है। तो अभी फिलहाल मैं सिटिंग ऑन कैश यानी बाजार से दूर रहना प्रेफर करूंगा। बिल्कुल। तो ये राय बेस मेटल्स पर दे दी गई है। इस बीच हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी रिटेल बिजनेस से सुनील कटके भी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीना स्वदेश को समय देने के लिए। बेस मेटल्स पर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे। हर एक सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। आपका रुझान किस तरफ है? अगर इन स्तरों पर कहीं बाइंग करनी हो तो कहाँ पर करें? जी नमस्कार। मुझे लगता है सारे ही बेस मेटल रैली मोड में हैं। जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी बताया, रशिया एक स्ट्रैटेजिकली बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू बेस मेटल्स। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं तो अदर देन रशिया और यूक्रेन, ऑलरेडी एलएमई पे जो इन्वेंट्रीज हैं वो मल्टी ईयर लो पे हैं, बीट फॉर एल्यूमिनियम और निकल या इवन कॉपर। तो ग्लोबल इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेटास पॉजिटिव आ रही हैं यूएस के फ्रंट पे। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ा रहा है, इवन मनी पंपिंग कर रहा है चाइना अपने इकोनॉमी में। कहीं ना कहीं डिमांड भी अच्छा है, बट अब ये ऑनगोइंग वॉर सिनारियो के चलते कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और इवन जो मार्केट में जो सप्लाई एक्सपेक्टेड था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। तो हालांकि डायरेक्टली वेस्ट ने, जैसे यूएस और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस बेस मेटल को लेके या एनर्जी को लेके डायरेक्टली तो नहीं लगाया है, बट कहीं ना कहीं जो सैंक्शंस लगे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पे लगे हैं, वो बैंकिंग सिस्टम पे लगे हैं, वो पेमेंट मोड्स पे लगे हुए हैं, जिससे ज्यादातर कंपनियां रशियन कंपनीज में अपना एक्सपोजर कम कर रही हैं। इसके चलते आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा डिसरप्टेड रहेगा। तो एल्यूमिनियम मेरे लिए एक टॉप पिक रहेगा बेस मेटल सेक्टर में। अभी 296 के रेंज में चल रहा है, ऑलरेडी 8 रुपया डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ चुका है। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 310 तक का लेवल जो है छूते हुए नजर आ सकता है। एल्यूमिनियम के अलावा मुझे लगता है कि कॉपर में भी 2-3 और फंडामेंटल उभर के आए हैं, तो मैं भी कॉपर का प्राइस 840 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी का अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस वॉर सिचुएशन हम देखते हैं तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, उसका जो आउटपुट है इस साल ईयर ऑन ईयर 7.5% गिरा हुआ है। चिली का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4.5% बढ़ेगा ऐसा एंटिसिपेशन था, बट एक्चुअल में वो सिर्फ 2.5% बढ़ा है। वहां पे भी एक्सपेक्टेशन से कम मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा है। तो इसका सपोर्ट जो है कॉपर के प्राइसेस में भी देखने को मिल सकता है। तो कॉपर 814 815 के रेंज में बाय कर सकते हैं। 800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। 840 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको बेस मेटल्स में पूरी तरह से रणनीति के साथ कहाँ पर क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्पेस पर आप नज़र रख सकते हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिए गए हैं। इस बीच कुछ एग्री कमोडिटी पर अगर नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि कॉटन पर हल्का अब दबाव देखने को मिल रहा है। एक तेज़ी आई थी, लेकिन इस पर देखिए एमसीएक्स कॉटन 37,000 के पास है और करीब करीब आधे % से ज़्यादा की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कपास 1950 के पास है, करीब 1% की कमज़ोरी वहाँ पर है, लेकिन कॉटन केक में मजबूती इस पर देखने को मिल रही है और 3100 के ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 1.25% की मजबूती के साथ कॉटन केक में इस वक्त तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन कॉटन में हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी के बाद हल्का यहाँ पर नरमी आते हुए दिखाई दे रही है। इस पर कुछ सवाल भी हमें आ रहे हैं। महाराष्ट्र से गोपाल जी ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है कॉटन पर ही। कॉटन मार्केट का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। सर इन्होंने नहीं बताया है कि किन लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है, बट अजय क्या सजेस्ट करेंगे आप? कॉटन में एक अच्छी तेजी हाल फिलहाल के दिनों में यहाँ पर भी देखने को मिली थी, अब हल्की जो नरमी आई है उस पर आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, इंटरनेशनल में कॉटन अभी भी काफी स्ट्रांगली 120 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक में बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 38 के ऊपर भी नहीं जा रहा है तो 36 के नीचे भी नहीं जा रहा है। तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन हम उम्मीद रख रहे थे, वो एक कंसोलिडेशन लग रहा है मार्केट में। टेक्निकली थोड़ा सा मुझे बीच में लग रहा था कि ओवरबॉट है, जो 34 साढ़े 34 का मेरे लिए फेस एंटी का पॉइंट रहेगा डोमेस्टिक मार्केट पे। बट जिस ढंग से क्रूड में तेजी आई है तो ज्यादा करके मैं इसका कोरिलेशन लेके चलता हूँ क्रूड का कॉटन से, बिकॉज मैन मेड फाइबर अगर तेज होंगे
तो कहीं ना कहीं कॉटन को भी उसका पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। अराइवल्स ऑलमोस्ट हमने नील होते हुए देखा है मार्केट के अंदर, और नए सीजन में अभी काफी टाइम बाकी है। यार्न मार्केट में नो डाउट इनिशियली हमने डिमांड में ड्रॉप देखा था, जिसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट आई थिंक 34,500 मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज 36,000 के करीब भी एंट्री कर सकिए। फ्रेश ब्रेकआउट मुझे लगता है 38,500 के ऊपर निकलता है तो 40,000 का भी लेवल कॉटन दिखा सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल किक में हमने रिसेंटली 2-4 दिनों के अंदर ही देखा है कि महाराष्ट्र, राजस्थान सभी जगह पे दूध के भाव बढ़े हैं, उसका सीधा सीधा असर कॉटन सीड ऑयल के पे पॉजिटिवली पड़ेगा। तो हम 1 तारीख से देख रहे हैं कि मार्च वायदे में, अप्रैल वायदे में अगर देखें तो प्राइजेस ने 3120 का लेवल तोड़ चुका है। तो आई थिंक ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्रैल वायदे को करंट मार्केट से भी लेके चलिए। ट्रेंड डिसाइडर जो रहेगा वो 3260 का रहेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि मार्च एंड तक हम 3600 के लेवल भी कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देख पाएंगे। तो ओवरऑल कॉटन में थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड कीजिए, बट कॉटन सीड ऑयल केक 3000 के ऊपर काउंटर काफी बुलिश है। करंट मार्केट से भी अप्रैल वायदा लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय कॉटन में आपको दे दी गई है। अगला सवाल हमें बेस मेटल्स पर ही आया है। ये मथुरा से हमें दीपक जी ने भेजा है। बिरेन, आपसे सवाल होगा, इन्होंने जिंक 311 पर शॉर्ट किया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि अब इन स्तरों पर क्या करें। और हम देख रहे हैं कि जिंक में तो अच्छी मजबूती है, 330 के ऊपर पहुंच चुका है जिंक इस वक्त 3% की मजबूती के साथ। अभी इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो शॉर्ट किए हुए हैं 311 के लेवल्स पर, क्या राय देंगे इनको? एल्यूमिनियम के बाद दूसरी जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो जिंक है, क्योंकि वो डेफिसिट में चल रही है। यूरोप के 2 स्मेल्टर ये साल बंद हो गए हैं, और अभी के जो यूरोपियन गैस पर्टिकुलर आज के दिन यूरोप के गैस के भाव है वो क्रूड इक्विवेलेंट करीबन $330 के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि जिंक स्मेल्टिंग ये साल गिवन दिस यूक्रेन सिनारियो रिस्टार्ट हो पाएगी। तो यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए शॉर्ट पोजीशन को। और ओवरऑल रेंज में जिंक की वो देख रहा हूँ 295 से 345 तक की। इसकी वोलेटिलिटी निकल को छोड़ के सबसे ज्यादा वोलेटाइल जिंक रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय जिंक पर आपको दे दी गई है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा भी की थी, एल्युमिनियम और निकल काफ़ी अच्छा लग रहा है इस स्तरों पर, तो वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं अगर बेस मेटल स्पेस में आपको निवेश ही करना है तो। अगला सवाल दीपराज सक्सेना जी का हमें आया है और गोल्ड पर ये टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। आप इस पर सवाल ले लेते हैं। उस पर हम गोल्ड में देखें तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एक हल्की सी मुनाफा वसूली इस वक्त आई है सोने चांदी दोनों में ही अगर हम बात करें तो। सुनील जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड में? ये इस पर आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे इनको? जी, मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी तेजी जो है बरकरार रह सकती है। डॉलर टर्म में देखें तो $1950 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से और $17 का अप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं। अगर रुपी टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन और ₹500 का एक बढ़त जो है यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे नजर आ रहा है। इसके 2-3 फंडामेंटल और भी अगर हम देखें हैं तो रशिया और यूक्रेन की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा है, और रशिया मेरे ख्याल से एग्रेसिवली स्टांस कर रहा है और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ रहा है। तो उसका जो है जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है उसका सपोर्ट जो है प्रेशियस मेटल सेगमेंट में हावी रहेगा। उसके अलावा भी मेरे ख्याल से रशिया पे जो यूएस और यूरोप की तरफ से सैंक्शंस लगे हैं, तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो इम्पैक्टेड है और ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ी वल्नरेबल है। तो ये सपोर्ट जो है अभी भी शॉर्ट टर्म में गोल्ड के भाव में देखने को मिलेगा। और नॉर्मली गोल्ड की जब बात करते हैं तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को भी कंपेयर करते हैं, तो वो भी तकरीबन 2% के नीचे 1.85% के रेंज में है। तो वो भी थोड़ा बहुत लुढ़का है, जनवरी 2022 के लेवल पे आया हुआ है, तो उसका भी सपोर्ट गोल्ड में मिलेगा। अगर उनको ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 51,800 के रेंज में एक अच्छी एंट्री बनती है, वहां पे बाय कर सकते हैं। 51,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और जैसे मैंने बताया $1950 मतलब यहाँ से और ₹550 ₹600 का तेजी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो 52,400 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में।
बिल्कुल, तो आगे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और सोने चांदी में जिस तरह से कारोबार हो रहा है, सोने में करीब अब 500 रुपए की मजबूती है। सोने और चांदी दोनों में एक हम देख रहे हैं कि करीब करीब आधा % की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है और ये तेज़ी का ट्रेंड अब आगे भी जारी रह सकता है और उस पर आपको रणनीति भी सुझा दी गई है। आगे बढ़ते हुए कुछ और भी सवाल यहाँ पर फटाफट से शामिल कर लेते हैं। हरियाणा से मयंक भारद्वाज का सवाल हमें आया है। बीरेन जी, अजय जी आपसे सवाल होगा। चांदी पर इन्होंने सवाल पूछा है। चांदी के 2 लॉट हैं, 67,800 के लेवल्स पर इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए भाई, मुझे लगता है चांदी में भी जिस ढंग से सोने में तेजी है वो चांदी को भी सपोर्ट कर रहा है। काफी टाइम से चांदी हमने देखा बढ़ नहीं रही थी, बट जिस ढंग से ब्रेकआउट आया है और 67,000 के ऊपर निकली है तो मुझे लगता है 70,000 तक का भी लेवल दिखा दे। बट अगेन जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है इसके ऊपर नजर रखना, साथ में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। नो डाउट पहले हम 0.5 की उम्मीद रख रहे थे, बट अब 0.25 की बातें हो रही, जिसका भी एक सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को फिर से मिल रहा है। एक नई चीज और देखने मिली है कि डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो एक बड़ा इंडिकेटर होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि जब जब ये रेशियो ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि गोल्ड में ज्यादा तेजी है चांदी के मुकाबले। बट पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है गोल्ड सिल्वर रेशियो में कंटिन्यू फॉल है, जो 80 से करीबन 77 के करीब आ चुका है, जो बता रहा है कि चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड ज्यादा रिएक्ट कर रही है इस करंट सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि लेन में ही रहना चाहिए। इनिशियल हर्डल्स रहेंगे कुछ 68,500 का, बट मुझे लगता है एक बार अगर क्लोजिंग बेस पे 68,500 का लेवल तोड़ देती है तो कहीं ना कहीं 70,000 के करीब चांदी जा सकती है, क्योंकि बेस मेटल का भी सपोर्ट चांदी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी में जब तक प्राइस 66,500 के ऊपर मेंटेन है, 70,000 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो 70,000 तक के टारगेट्स भी चांदी में देखने को मिल सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। तो सोने चांदी दोनों में ही आगे के लिए जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो तेजी का ही दिखाई दे रहा है। अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी हमें सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के, एक बार वो भी ले लेते हैं। अलवर से संजय जी ने हमें सवाल भेजा है, सरसों में आगे क्या तेजी दिखेगी? बीरेन, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल में तो एक काफी जबरदस्त तेजी आई है हाल फिलहाल में। आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की तेजी सरसों में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? सरसों के लिए ये तेजी एक हिसाब से आशीर्वाद है, क्योंकि फसल काफी अच्छी है। ऑयल कंटेंट भी बहुत से बढ़िया है। ये साल करीबन 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख की फसल होगी। और ये तेलों के दाम देखते हुए इनिशियल ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी फसल मार्केट शायद एब्सॉर्ब ना कर पाए, बट थोड़ा ऐसा लग रहा है कि संभल जाएगा सरसों। प्राइसेस का सवाल है तो ऊपर में हमने लास्ट ईयर 8,500 9,000 तक के प्राइस देखे थे, और अभी करीबन जो मंडी में लूज सरसों जो आ रही है वो कहीं 6,000 6,500 के बीच बिक रही है। कहीं कहीं बहुत अच्छी फसल क्वालिटी है तो 7,000 में भी बिक रही है। मैं ज़्यादा डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ, बट यहाँ से फिर भी यहाँ से 10% की डाउन साइड तो है, क्योंकि आगे मौसम थोड़ा सूखा होगा। होली के बाद इसकी अराइवल काफ़ी बढ़ेगी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है सरसों में। अगला सवाल ले लेते हैं और ये राजस्थान से हमें लोकेश जी का आया है। सुनील जी, आपसे सवाल होगा। कच्चे तेल पर इन्होंने सवाल भेजा है। क्रूड के 10 लॉट इन्होंने लिए हुए 8,200 में 8,200 में 10 लॉट इन्होंने क्रूड का बेचा हुआ है। जानना चाह रहे हैं क्या करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? क्रूड का मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। 8,200 का लेवल मतलब उनके रेट से तकरीबन 400 रुपया ऊपर है अभी भाव। 8,580 के रेंज में हमने ट्रेड होते हुए देखा हुआ है। ये डोमेस्टिक मार्केट में ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं। नॉर्मली अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई पॉजिटिविटी आती है, जो बातचीत चल रही है उसमें अगर कोई पॉजिटिविटी आती है, तभी मुझे लगता है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो करंट फंडामेंटल्स हैं, जो सैंक्शंस बढ़ रहे हैं वेस्ट की तरफ से रशिया के ऊपर, उसका इंडिकेशन जो है क्रूड के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। थोड़े एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये फिर से $130 तक का भाव भी ब्रेंट जो है छू सकता है, जो कि करंटली अभी 115 के रेंज में चल रहा है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, क्योंकि करंट फंडामेंटल्स थोड़ा तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। छोटा मोटा पुल बैक आता है तो एग्जिट करने के बारे में देखें। 8,200 का शायद मौका न दे। अगर 8,300 के लेवल पे भी आता है तो मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करके चलना चाहिए।
जब तक ये जियोपॉलिटिकल स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक मुझे लगता है कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। ग्लोबल फ्रंट पे जो रशिया की तरफ से सप्लाई अभी डिसरप्ट होगी, वो ओपेक की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो उस शॉर्टफॉल की भरपाई करेंगे, और यूएस भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व रिलीज करेगा तो भी वो ग्लोबल कंजम्पशन के एक दिन के भी कम डिमांड को आपूर्ति कर सकती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ दर्शा रही हैं। तो 8,400 के रेंज में आता है, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार एग्जिट करके जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैं 8,800 से लेकर 8,900 का भाव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल में। ओके, ठीक है। तो ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। अगला सवाल हमें मध्य प्रदेश से हुकम सिंह ने भेजा है। ये एक किसान है और सोयाबीन पर आगे के लिए आउटलुक और चाल समझना चाह रहे हैं। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, सोयाबीन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जिस ढंग से पूरे एडिबल पैक के अंदर तेजी का रुख बना है, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट सोयाबीन को भी बनेगा। बीच में हमने देखा था कि बर्ड फ्लू के चलते थोड़ी सी डिमांड पोल्ट्री इंडस्ट्री से कम जरूर हुई थी, बट तेल के भाव में जो तेजी बनी हुई है, तो पाम ऑयल की तेजी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट की जा रही है रिफाइंड सोया में। ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा कि प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनी, उसका सपोर्ट है। नो डाउट हमारे यहाँ पे मस्टर्ड की क्रॉप ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप हम सोयाबीन में नहीं देख रहे थे, बट अब जिस ढंग से एडिबल में बड़ी तेजी बनी है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन अगर जैसे ये फार्मर है, अगर महीने 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है 7,800 से 8,000 तक का लेवल फिर से हम देख पाएंगे। तो सोयाबीन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक पूरे एडिबल पैक के अंदर पोजीशन टाइट रहेगी, भाव में तेजी का ही रुख कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये राय सोयाबीन में आपको दे दी गई है। बीरेन, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे मसालों पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेज़ी तो काफ़ी अच्छी हुई थी। हमने देखा था कि धनिया में मुनाफा वसूली के बाद आज तेज़ी देखने को मिली थी, जीरा में भी खरीदारी लौटी थी। इसके अलावा अगर हल्दी में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 2% का उछाल था, लेकिन अब जो शुरुआती तेज़ी थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मसालों पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और ये जो हल्की नरमी आई है उसमें क्या कोई स्पेस अच्छा लग रहा है आपको खरीदारी करने के लिहाज से? बाय ऑन डिप्स की रणनीति सुझाना चाहेंगे? जीरा में अभी भी फंडामेंटल थोड़े डिसेंट है, क्योंकि डेस्टिनेशन मार्केट पे कम इन्वेंट्री है, और यहाँ ओरिजिन में ठीक है, मार्केट वेल सप्लाइड है, बट इतना भी नहीं है। जो ग्लट वाली पोजीशन थी वो नहीं है। ये थोड़ा क्राउडेड हो गया था मार्केट, तो थोड़ा वीकर लॉन्ग लिक्विडेशन जिसको बोलते हैं वो हुआ है। थोड़ा डीप मिले तो मैं जीरा में बाइंग प्रेफर करूंगा, क्योंकि जीरा में कहीं से भी इंपोर्ट नहीं होता। धनिया में दोनों साइड ओपन होता है, इंपोर्ट भी आ सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो मेरी बेट सिर्फ जीरा पे ही है और बायोटिप्स की है। ठीक है, तो जीरा यहाँ पर अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहाँ पर अपना सकते हैं। एक बार नेचुरल गैस पे भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक तेजी जारी है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस इस वक्त 375 के करीब पहुँच चुका, करीब 4% की तेजी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सुनील, आपसे व्यू लेना चाहेंगे नेचुरल गैस पर, ये जो तेजी आ रही है किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सप्लाई की दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं यहाँ पर भी, और उसी वजह से एक तेज़ी बनी हुई है। आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल नेचुरल गैस पे? मुझे लगता है नेचुरल गैस थोड़ा बुलिश ट्रेंड में ही है, क्योंकि रशिया एक मेजर सप्लायर है अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो, और स्पेशली अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का ऑलमोस्ट 1/3 कंजम्पशन जो है वो रशिया से आता है। तो अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्टेड है, और जो सैंक्शंस लगे हैं उसके चलते भी कहीं ना कहीं एनर्जी सप्लाई में डिसरप्शन है। ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस यूरोप में ऑल टाइम हाई पे हैं, और एनर्जी की खपत भी ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को और ज्यादा सपोर्ट मिलने की आशंका है आने वाले समय में। मुझे लगता है फिर से प्राइसेस जो रिसेंट हाईस टच करे थे 400 के रेंज तक डोमेस्टिक मार्केट में छू सकते हैं। तो 360 और 70 के रेंज में मेरे ख्याल से एंट्री ठीक ठाक बनती है। 355 का एक सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। 385 का पहला टारगेट रहेगा, और 400 तक का मेरे ख्याल से दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस।
ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल गैस में आपको दे दी गई है। अजय, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, काफ़ी सारे एग्री कमोडिटीज़ और मेटल्स पर भी हमने चर्चा की। अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो थोड़े पहले हम मसाले पर भी चर्चा कर रहे थे। आपका क्या व्यू बन रहा है और एग्री में और कहाँ पर आप ट्रेडिंग की रणनीति सुझाएंगे? एक वजह मुझे लगता है मसालों के अंदर काफी लोग काफी बड़ी तेजी देख रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल नो डाउट कैरी ओवर स्टॉक या सोइंग के जो डेटा है वो खराब और मौसम को देखकर चीजें हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने उम्मीद रखी थी कि 20 फरवरी तक एक नई तेजी दिखेगी, वो ऑलमोस्ट दिखते हुए दिखाई दी है। अब मुझे लगता है कि नए अराइवल्स भी है और एक्सपोर्ट्स पे जो सब लोग बुलिश हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा फ्रेट चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन का कंसर्न भी, साथ में रोमानिया बल्गेरिया। नो डाउट मार्केट में डिमांड रहेगी बट सप्लाई करने के लिए कोई भी एक पाथ नहीं दिखेगा, जिसके चलते मुझे लगता है जीरा और धनिया में एक बड़ा करेक्शन ड्यू है मार्केट के अंदर। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है कि 19,500 से 20,000 के बीच में जीरा आना चाहिए, 8,800 से 9,000 के बीच में धनिया आना चाहिए। नो डाउट पूरे साल भर डिमांड कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो सप्लाई जानी है पूरे ग्लोबल मार्केट में वो इस बार इंडिया से ही होगी। बट टाइमिंग अगले 1.25 से 1.5 महीना, क्योंकि ये युद्ध जो स्थिति है ये भी ग्लोबल ट्रेड्स को इम्पैक्ट करेगी। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमने कुछ एनालिसिस किया है 100 ईयर्स के डेटा को, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड हमने चेक किया है, तो जनरली देखते हैं इन्फ्लेशन पहले होते हैं और ड्यूरिंग वॉर भी हम भाव को बढ़ते हुए देखते हैं, फूड या सीपीआई इंडेक्स को। बट जैसे ही ये वॉर रुकती है तो करीबन 2 साल तक रिसेशन में पूरी इकोनॉमी चली जाती है, खास करके फूड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में आ जाता है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि जिस ढंग से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई डे बाय डे बढ़ते जा रही है, तो जो रिकवरी आएगी इस वॉर के बाद ये फूड क्राइसिस को अपडेट भी देगा, प्लस मुझे लगता है पूरे फूड कमोडिटी में एक बड़ा करेक्शन ऑयल सीड में, मसाले में, सब में मिलना चाहिए। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए एग्री में एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। तो ये राय आपको कुछ और अन्य एग्री कमोडिटी में दे दी गई है। चलिए फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीरेंद्र जी और सुनील जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में